ओए, वेरी गुड मॉर्निंग, है ना। क्या कर रहे हो संडे का दिन? सर कहाँ संडे वनडे, है ना। सर ने इतनी बड़ी लिस्ट बना के दी है टेस्ट सीरीज की, बस उसी की तैयारी में लगे। मजे तो सर आपके हैं, घर पे बैठ के आराम से वीडियो शूट किए जा रहे हैं, एक एक आराम से एक अपलोड किए जा रहे हैं। नालायक हो, कितना मैनेज करना पड़ता है आपको पता भी है। सर अभी आइडिया है नहीं है ना, आइडिया लो भी मत, है ना। चलो ओके, आज का पर्टिकुलर सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रीवियस सेशन की तरह जो पिछला वीडियो हम लोगों ने कंप्लीट किए थे, या वीडियो लेक्चर हमने कंप्लीट किए थे, उसमें हम लोगों ने ईआरपी के ऊपर फोकस किया था। इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। सब भरोसा नहीं आता, इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट ओवर एंड आउट, हाँ हो गया भाई, है ना। नॉन इंटीग्रेटेड में दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे, दो टेक्निकल इश्यूज थे। एक तो कम्युनिकेशन गैप हो रहा था एंड नंबर 2 डेटा मिसमैच हो रहा था। नॉन इंटीग्रेटेड, इसी का सॉल्यूशन था इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड अप्रोच का क्लासिक एग्जांपल है ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें सारे डिपार्टमेंट का डेटा कॉमन में होल्ड होता है। इट मींस इट हैज अ कॉमन डेटा बेस। क्लियर यहां तक के? ओके चलेगा, आगे बढ़ू, है ना। ओके, इसी में आगे गए थे तो दो बेसिक क्वेश्चंस थे, एक तो बेनिफिट्स थे एंड नंबर 2 फीचर्स है। बेनिफिट्स का रिमोनिंग मैंने दिया है, ब्रो आई लव यू, एंड फीचर्स ऑफ ईआरपी इसका भी निमोनिक दिया। प्रोजेक्ट ऑफ एमएफ हुसैन, प्रोजेक्ट ऑफ एमएफ हुसैन सीडी, है ना। यहाँ तक डन है। तो यहाँ पे इसके आगे अगर आप जाओगे तो अभी आप हो फिलहाल पेज नंबर, मैं बता रहा हूँ ना, थांबो मैं बता रहा हूँ पेज नंबर आपको। पेज नंबर 2.25 तक के हम लोग आ चुके हैं, है ना। आगे जो कॉन्सेप्ट आएगा 2.3 मिला क्या तुम्हें, है ना। हाय 2.3, इसका मतलब सर पहले दो कंटेंट हो चुके हैं, ये थर्ड कंटेंट है। यस, थर्ड कंटेंट रिस्क एंड कंट्रोल। मैं पहले कह चुका हूँ, जितने चैप्टर्स अभी आप पढ़ोगे हर चैप्टर में रिस्क एंड कंट्रोल डिस्कशन में आएगा। लेकिन ये रिस्क एंड कंट्रोल किसके रिलेटेड है? देखो, इसके पहले चैप्टर में रिस्क एंड कंट्रोल रिलेटेड टू ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस हमने पढ़े थे, ठीक है। ये चैप्टर किसके ऊपर फोकस कर रहा है? ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग एस्पेक्ट के ऊपर। तो क्वाइट ऑब्वियस है यहाँ पे रिस्क एंड कंट्रोल उसी के कनेक्शन में हो गए। तो देखो हेडिंग क्या दिया है, रिस्क एंड कंट्रोल इन एन ईआरपी एनवायरनमेंट, रिस्क एंड कंट्रोल इन एन ईआरपी एनवायरनमेंट, ठीक है। अरे क्वाइट ऑब्वियस है, हर एस्पेक्ट में कोई ना कोई रिस्क होगा एंड वो रिस्क को टैकल करने के लिए कंट्रोल्स भी अवेलेबल है। तो अभी हमें यहाँ पे यही फोकस करना है। तो सर फिर से वही पकाओ सेशन, वही रिस्क एंड फिर से वही कंट्रोल्स, ठीक है बाबा। आपके मूड के हिसाब से जा रहा हूँ, नहीं मन कर रहा है ना रिस्क एंड कंट्रोल पढ़ने का, मेरा भी मन नहीं है। क्या बात है सर, वेरी गुड। तो फिर पढ़ना क्या है आज, है ना। ओके, तो ये पर्टिकुलर वीडियो में या आज के पर्टिकुलर लेक्चर्स में हम लोग रिस्क एंड कंट्रोल, हेडिंग तो ज़रूर है लेकिन रिस्क एंड कंट्रोल के ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। तो फिलहाल आप नीचे आओगे तो वहाँ पे देखोगे कंटेंट नंबर 2.3.1 जो कि इंट्रोडक्शन है। ये कंटेंट नंबर याद रखा करो, है ना। 2.3.1 ये पहला कंटेंट है ये पर्टिकुलर हेडिंग में जो इंट्रोडक्शन है। फिर उसके आगे जाओगे तो क्वाइट ऑब्वियसली 3.2 आएगा, दैट इज बेस्ड ऑन ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन, इट रिस्क एंड कंट्रोल। ओके, मिला? यस, है ना। अब सुनो, जितने भी रिस्क एंड कंट्रोल है इसे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। अरे सर आपने अभी आपने कहा कि आप पढ़ाने नहीं वाले, अरे नहीं पढ़ा रहा नालायकों, सिर्फ देख तो लो फ्लो एटलीस्ट, है ना। इसमें देखो क्या लिखा है, ABCDE, अरे ABCDE सर ये हमें पता है, स्कूल में पढ़ चुके हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, है ना। तो जितने कितने कैटेगरीज हो, 5 कैटेगरी में इन्होंने रिस्क एंड कंट्रोल को डिवाइड कर दिया है। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी एंड कैटेगरी ई, ठीक है। तो टोटल 5 कैटेगरी में आपको रिस्क एंड कंट्रोल पढ़ना है। अरे बाबा, हर बोल्ड लेटर में एस्पेक्ट दिया हुआ इंपॉर्टेंट नहीं होता। लाइफ में ये फंडा फिट कर लो, है ना, कि कोई भी बोल्ड लेटर में एस्पेक्ट दिया है, डज इट मीन कि इंपॉर्टेंट हो गया? ना, इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ वो इतना हाईलाइट करके दे रहे कि ये सिलेबस में ये इतना सा पार्ट एक नया दिया है, ठीक है। एंड यूजुअली हमने देखा है कि आईटी में जो भी बोल्ड लेटर में दिया होता है फुल टू पांचट होता है, ठीक है। ओके, तो ये भी पांचट है, हाँ है। तो फिलहाल ये पांचट कॉन्सेप्ट को साइड में रखो। आप आगे जाओगे, जितना आप आगे बढ़ोगे देश उतना आगे बढ़ेगा। बहुत हो गया बकवास, चलो आगे बढ़ो। तो मैं जा रहा हूँ सीधा, एक एक करके जाओ। तो आपको ये 5 कैटेगरी कंप्लीट करने के बाद एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट आएगा, वो है 2.3.3 जो कि है RBAC। और RBAC रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल इन एन ERP सिस्टम। मिला तुम्हें रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल? बट रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल
रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, रोल बेस्ड समझ में आता है, मतलब आप प्यून हो, आप चपरासी हो, आप कंपनी के सीईओ हो, आप कंपनी के रेगुलर एम्प्लॉय हो, तो आपका जो भी रोल है या आपका जो भी पोजीशन है, अकॉर्डिंग टू दैट आपको एक्सेस राइट्स अवेलेबल होने चाहिए। अरे हाँ ना, क्वाइट ऑब्वियस है। बचपन में आप लोगों को सारे चैनल्स देखना अलाउड नहीं था, क्योंकि द रीज़न भी आपका जो स्टेटस है, आपका जो पोजीशन है, अकॉर्डिंग टू दैट आप सिर्फ वो चैनल देखने के लायक हो, ठीक है। जैसे जैसे उम्र बढ़ते गई तो क्वाइट ऑब्वियस है नंबर ऑफ चैनल्स भी बढ़ते गए। तो समझ में आ रहा है, जैसे जैसे आपका रोल बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू दैट एक्सेस राइट भी अवेलेबल होगा, है ना। अब कुछ नालायक लोग बड़े हंसे जा रहे हैं, है ना, हंसना बंद करो, ओके, गेट सीरियस। तो पॉइंट ये है कि रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल का आईटी में बहुत इंपॉर्टेंस है, जिसका जो रोल है अकॉर्डिंग टू दैट एक्सेस राइट अवेलेबल होने चाहिए, है ना। सर मान के चलो कोई प्यून है, तो प्यून मतलब कोई एम्प्लॉय है, बेसिक एम्प्लॉय है, तो क्वाइट ऑब्वियस है बेसिक एम्प्लॉय को लिमिटेड राइट्स होने चाहिए, ना कि अनलिमिटेड। अगर मान के चलो वो ऐसी चीज़ें भी देख रहा है, ऐसी चीज़ों को भी एक्सेस है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को भी एक्सेस है, तो ये बहुत रिस्की पोजीशन है, समझ में आ रहा है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसको बोलो आपको कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन देखने के राइट्स नहीं है। जो भड़क जाएगा, अबे नालायक हो, अगर मुझे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन देखने के राइट्स नहीं होंगे, मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, तो डिसीजन मेकिंग कैसे होगा। दैट मीन्स जिसका जो रोल है अकॉर्डिंग टू राइट, अकॉर्डिंग टू दैट उनको वो राइट्स अवेलेबल होने चाहिए। सर आप इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो, समझ में आ गया, दिमाग में घुस गया, वेरी गुड, है ना। अब सुनो, आईटी में या कोई भी कंप्यूटर सिस्टम में 4 बेसिक राइट्स अवेलेबल होते हैं। 4 बेसिक राइट्स कौन कौन से अवेलेबल होते हैं, देखो आपके मॉडल में, देखो टाइप्स ऑफ एक्सेस मिला क्या तुम्हें, अरे टाइप्स ऑफ एक्सेस मिला क्या, उसमें देखो पहला दिया है क्रिएट, पहला क्रिएट राइट होता है, नंबर 2 अल्टर राइट होता है, तीसरा व्यू राइट होता है, चौथा प्रिंट होता है। क्रिएट, आपके पास क्रिएशन के राइट्स है, अगर आप कोई मास्टर डेटा क्रिएट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, वेरी गुड, ये क्रिएशन राइट्स है। नंबर 2 व्हाट इज अल्टरेशन, कुछ लोगों को जो डेटा क्रिएट किया है, जो मास्टर डेटा क्रिएट किया, उसमें अल्टरेशन के राइट्स भी अवेलेबल होते हैं, तो ये सेकंड राइट्स है। तीसरा टाइप ऑफ राइट्स कौन सा होता है, तीसरा व्यू राइट्स। व्यू मतलब आप सिर्फ डेटा देख पाओगे, उसमें चेंजेस नहीं कर पाओगे, ओके। बीइंग एन ऑडिटर, जब भी मैं बैंक ऑडिट पे जाता हूँ तो ऑडिटर्स एक्सेस होते हैं, मतलब ऑडिटर अपने अकाउंट से लॉग इन कर सकता है एंड सिस्टम में सिर्फ डेटा व्यू कर सकता है, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। इसका मतलब एज एन ऑडिटर मुझे सिर्फ व्यू के राइट्स है, ना मैं वहाँ पे मास्टर क्रिएट कर सकता हूँ, ना मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, ना कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। एंड चौथा राइट्स जो आपको यूजुअली अवेलेबल होता है वो है प्रिंट का, मतलब आप चाहो तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। तो बीइंग एन ऑडिटर मेरे पास कौन कौन से राइट्स अवेलेबल होंगे, यस यूजुअली पहला कौन सा होगा, हाँ यस, देखो यूजुअली 4 राइट्स है, पहला क्रिएट होता है, नंबर 2 अल्टर होता है, क्रिएशन राइट्स होते हैं, अल्टरेशन राइट्स होते हैं, व्यू राइट्स होते हैं, एंड लास्ट वन कौन सा होता है, लास्ट वन प्रिंट राइट्स। ओके क्लियर है, डन यहाँ पे। तो फंडा ये है कि जिसका जो रोल है अकॉर्डिंग टू दैट वहाँ पे राइट्स अवेलेबल होने चाहिए। सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, ओके गुड। चलो तो पढ़े आज का कॉन्सेप्ट, आपको पेज नंबर 2.31, मैं तो अभी अपने पुराने मॉडल पे जा रहा हूँ, क्योंकि पुराने मॉडल में भी सेम कॉन्सेप्ट दिए, यहाँ पे कोई मॉडिफिकेशंस नहीं है, तो मैं आपको यहाँ से पढ़ा सकता हूँ। ओके चलो डन, तो आप आ जाओगे पेज नंबर 2.31। हाँ, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, इसे इंपॉर्टेंट करना, मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, भगवान जाने आईसीए की इसके ऊपर नजर ही नहीं पड़ती, है ना। ओके गुड, चलो देखिए, इन कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी है क्या आपके उसमें, है क्या, हाँ है ना। चलो ओके देखो, ये पहला पॉइंट है, नंबरिंग करते जाना। इन कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल इज एन अप्रोच टू रिस्ट्रिक्टिंग सिस्टम एक्सेस टू ऑथराइज यूजर। यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट, पहला नंबर 1, नंबर 2 एक सेंटेंस छोड़ के, आरबीएससी, कुछ लोगों को तो आईपीएल की याद आती है, अबे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो आरसीबी है, उसका यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, फोकस करो। ओके, आरबीएससी इज समथिंग रेफर्ड टू एज रोल बेस्ड सिक्योरिटी। ओके, रोल बेस्ड सिक्योरिटी, इसे इंपॉर्टेंट करना, यहाँ पे ब्रैकेट करना, एमसीक्यू में आने के चांसेस है। ओके, इसके बाद एक सेकंड पैरा में फर्स्ट लाइन है, रोल्स फॉर स्टाफ आर डिफाइंड, मिला क्या आपके इसमें है, हाँ है, रोल्स फॉर स्टाफ आर डिफाइंड इन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सेस टू द सिस्टम कैन बी गिवन अकॉर्डिंग टू द रोल असाइन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक है, ब्रैकेट कंप्लीट। तो जिसका जो रोल हो अकॉर्डिंग टू दैट आप एक्सेस राइट अवेलेबल कर सकते हो। नाउ द पॉइंट इज कि वहाँ पे कितने टाइप्स ऑफ एक्सेस राइट अवेलेबल होते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ
एक्सेस राइट है ना। एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन आ सकता है, नीचे से ऑड मैन आउट पॉइंट निकालना पड़ सकता है, तो हमेशा याद रखना 4 ही राइट्स है। पहला कौन सा होता है, व्हाइल असाइनिंग एक्सेस टू डिफरेंट यूजर द फॉलोइंग ऑप्शंस आर पॉसिबल। पहला कौन सा होता है, पहला क्रिएट। व्हाट इज क्रिएट? It is allowed to create data. Alter, it allows to create alter data. Third, allows only to view data, and last one allows to print data. Done. Very good है ना। चलो ओके। अब इसके नीचे एक टेबल दिया होगा, तो वहाँ पे जैसे स्वप्निल घाटे, जैसे नीचे एक टेबल देखो, अरे दिख रहा है क्या, मिला क्या? अब एक कंपनी है, तो वो कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं एज एन एम्प्लॉय, तो हर एक एम्प्लॉय का एक अपना एक स्टेटस है, एक रोल है, एंड वो रोल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट उनको वहाँ पे राइट्स अवेलेबल किए गए। तो नीचे टेबल देखोगे, मैं 1-2 कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूँ, उसमें से आपको आइडिया का कि मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ। पहला बंदा कौन है, स्वप्निल घाटे, पहचान दो क्या? मैं भी नहीं पहचानता, मेरे सगे में नहीं है। चलो देखो, स्वप्निल घाटे ये बंदा कौन है, इसका डेजिग्नेशन है डायरेक्टर। तो डायरेक्टर को कौन कौन से राइट्स अलाउड है वो चेक करो। Allowed complete access to all the report master and transition, but limited to viewing. viewing purpose only। अब ये बोल रहा है कि being a director आप चाहो तो कोई भी डेटा चेक कर सकते हो, लेकिन आप सिर्फ व्यू कर सकते हो और कोई राइट्स अवेलेबल नहीं है। देखो उसमें क्या लिखा है, नो नीड टू गिव एनी अल्टरेशन और क्रिएशन एक्सेस। बीइंग अ डायरेक्टर है तो क्या हुआ, आपको क्या राइट्स है, सिर्फ व्यू करने के, आप ना क्रिएट कर सकते हो ना अल्टर कर सकते हो। साइड में क्या लिखा है, क्रिएशन एंड अल्टरेशन राइट्स आर नॉट अवेलेबल। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्टर होने के बाद भी भाई साहब को राइट्स अवेलेबल नहीं है, फिर काहे का डायरेक्टर। नंबर 2, CA पंकज देशपांडे से आप इसे तो पहचान दोगे, नहीं पहचानता भाई, पता नहीं कहाँ का पास आउट है ना। ओके चलो, पंकज देशपांडे कौन है भाई साहब, CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। इसको राइट्स कौन कौन सा है देखो, सेम एज डायरेक्टर बट इन सम केसेस क्रिएशन और अल्टरेशन एक्सेस टू मास्टर एंड ट्रांजिशन में बी गिवन। तो सेम राइट्स है, अगर आप चाहो तो इसे क्रिएशन अल्टरेशन राइट्स रिगार्डिंग सर्टेन एस्पेक्ट आप दे सकते हो। ओके डन। तो इसी तरीके से नीचे बहुत सारे एम्प्लॉइज है और उनके पोजीशन के हिसाब से उनको वहाँ पे एक्सेस राइट्स अवेलेबल है। ठीक है चलो, डन। सर नहा के नहीं आए हो क्या, नालायक को नहा के आया हूँ है ना। चलो ओके डन ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट नंबर 2.3। हम लोग थर्ड कॉन्सेप्ट 2.3 कॉन्सेप्ट में थे, जहाँ पे हम लोगों ने बात किया था रिस्क एंड कंट्रोल रिलेटेड टू ARP। जो रिस्क एंड कंट्रोल है उसे टोटल 5 कैटेगरी में डिस्कस करना है, जो अभी मैंने फिलहाल पेंडिंग में रखे क्योंकि वो 5 कॉन्सेप्ट है। अभी सिर्फ एक जो कॉन्सेप्ट था वो इंपॉर्टेंट था, वो RBAC। ठीक है, तो व्हाट डू मीन बाय रिस्क बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, माइट भी 3 मार्क के लिए बोनस क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए, नहीं तो MCQ बनता ही है ना। ओके गुड, चलो आगे कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट है 2.4 एंड ये मेन क्रक्स है जो मुझे आज के पर्टिकुलर ये वीडियो लेक्चर में कवर अप करना है ना। बहुत लेंदी है क्या, ना लेंदी फेंदी कुछ नहीं है, बहुत इजी है। ओके गिन के 5 मिनट। ओके डन चलो ओके। हाँ, बीइंग एन ऑडिटर, अब मैं कह रहा हूँ ना हर चैप्टर में ऑडिटर्स का रोल क्या है वो कहीं ना कहीं डिस्कशन में आएगा है ना। अब बीइंग एन ऑडिटर आप सोच रहे होगे मैं कब से इतना सब कुछ पढ़ रहा हूँ, व्हाट डू मीन बाय ERP, व्हाट डू मीन बाय इंटीग्रेटेड, व्हाट डू मीन बाय नॉन इंटीग्रेटेड, लेकिन बीइंग एन ऑडिटर मुझे यहाँ पे करना क्या है, कोई मुझे बताओ। तो इन्होंने सुना आपकी बात और ये बता रहे हैं कि बीइंग एन ऑडिटर आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल क्या है। तो बीइंग एन ऑडिटर आपका रोल एक ही होता है लाइफ में, ऑडिट करना। ऑडिट किस तरीके से करना उसके बारे में डिस्कशन होगा। तो फिलहाल कॉन्सेप्ट नंबर 2.4 पे आ जाओ, वहाँ पे ऑडिट ऑफ ERP सिस्टम होगा। मिला क्या तुम्हें, है ना। अब सुनो ध्यान से सुनना, सुनो। अब बीइंग एन ऑडिटर आपने करना क्या है, या फिर बीइंग एन ऑडिटर मैंने क्या करना है। तो मैंने करना क्या, वहाँ पे बीइंग एन ऑडिटर वहाँ पे जाना है, समोसे वगैरह खाना है, चाय पीना है एंड साथ में कुछ ऑडिट परफॉर्म करना है। अब ऑडिट किस चीज़ का करोगे, तो आपको ERP रिलेटेड जो कंट्रोल्स है उसी का ऑडिट परफॉर्म करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फोकस करना, आपको सिर्फ ERP रिलेटेड कंट्रोल्स का ही ऑडिट करना है, बाकी चीज़ों से आपका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अब जितने भी ERP होता क्या है, ERP है क्या, ये कंप्यूटर सिस्टम है। तो हमने पहले भी देखा है कि कंप्यूटर रिलेटेड जो भी कंट्रोल है उसे 2 कैटेगरी में डिवाइड करो। ठीक है, तो ऊपर में डायग्राम बनाना, वहाँ पे लिख देना ERP कंट्रोल्स। क्या लिखोगे, ERP कंट्रोल्स, है ना, लिखा गया, वेरी गुड। अब ERP कंट्रोल्स को वहाँ पे 2 ऐसे निकाल लो। ठीक है, एक साइड में लिखोगे आप बेसिक कंट्रोल और सेकंड साइड एप्लीकेशन कंट्रोल। वेरी गुड, है ना, यस।
ईआरपी कंट्रोल्स की दो कैटेगरीज है। अरे यार कैसे भी पढ़ो, कोई भी नाम से बुलाओ, कंट्रोल्स के दो ही कैटेगरीज रहने वाले। पहला एक तो बेसिक, जिसे हम लोग जीसी कहते हैं, जीसी जनरल कंट्रोल, एंड नंबर 2 एप्लीकेशन कंट्रोल। ओके, जीसी, जीसी के नीचे और दो नीचे ले लो, ठीक है। क्या नीचे लोगे? लाइंस, है ना। यस, पहले साइड में लिखो मैनेजमेंट रिलेटेड, पहला मैनेजमेंट कंट्रोल्स लिखा तो भी चलेगा। अरे बाबा मैं कह रहा हूँ ईआरपी कंट्रोल, उसके दो कैटेगरी हो गए, एक तो जनरल कंट्रोल और एक एप्लीकेशन कंट्रोल। जनरल कंट्रोल के और दो ब्रांचेस बनाओ, पहले में लिखो मैनेजमेंट कंट्रोल एंड नंबर 2 में लिखोगे एनवायरमेंटल कंट्रोल्स। सर ये तो आपने पढ़ा ही नहीं, ठीक है ना, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ये तो ऐसे ही बता रहा हूँ भाई, गम्मत गम्मत, ठीक है, गम्मत गम्मत पढ़ा रहा हूँ। ओके डन। तो सर थोड़ा सा हेडिंग चेंज करो क्या? हाँ हेडिंग चेंज करो, कॉन्सेप्ट नंबर 2.4 उसमें हेडिंग चेंज करो, ऑडिट ऑफ ईआरपी सिस्टम कंट्रोल करोगे। क्या करोगे? ऑडिट ऑफ, अरे यार शिट, क्या किया? सुनो, ऑडिट ऑफ ईआरपी सिस्टम कंट्रोल करोगे। ओके, पेज नंबर मेरे इसमें तो अलग है, आपके इसमें पेज नंबर अलग है, आपके इसमें पेज नंबर होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, पेज नंबर 2.33 पे हो आप, एंड वहाँ पे ऑडिट ऑफ ईआरपी सिस्टम किया है, उसकी जगह कर दो ना, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना, ऑडिट ऑफ ईआरपी सिस्टम कंट्रोल। चलो ठीक है, सिर्फ गिन के 5 मिनट फटाफट कंप्लीट कर रहा हूँ। चलो देखो, नंबर 1 पहला पैरा छोड़ देना, सेकंड पैरा, ईआरपी सिस्टम शुड प्रोड्यूस, मिला तुम्हें? फोकस करना, ईआरपी सिस्टम शुड प्रोड्यूस एक्यूरेट, कंप्लीट एंड ऑथराइज इंफॉर्मेशन दैट इज सपोर्टेबल एंड टाइमली इन अ कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। दिस इज accomplished by a combination of control in the ERP system and the controls in the environment in which the ERP system operates, including its operating system। सर आप ये क्या पढ़ रहे हो? अरे बाबा मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि आप ERP सिस्टम से एक्सपेक्ट क्या करते हो, आप क्या सोचते हो। तो आप यही सोचते हो कि ERP सिस्टम से जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट होगा दैट शुड बी एक्यूरेट एंड कंप्लीट इन ऑल दिस वे, एंड ये तभी पॉसिबल है जब वहाँ पे प्रॉपर कंट्रोल्स इस्टेब्लिश होकर इम्प्लीमेंट किए होंगे। अगला सेंटेंस इंपॉर्टेंट है यहाँ से, कंट्रोल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। पहला कौन सा है? जीसी। व्हाट इज जीसी? सुना। एंड नंबर 2 एप्लीकेशन कंट्रोल्स। आगे देखो, द जनरल कंट्रोल कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल। आपने वो चार्ट निकाला है जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करने के लिए कहा था, किया? ओके चलो आगे बढ़ो। अब मुझे पल्लवी पूछ रही है सर वो मैनेजमेंट कंट्रोल मतलब क्या होता है? तो भाई डेफिनेशन दिया आगे देखो सर, मैनेजमेंट कंट्रोल्स इन्वर्टेड कॉमा में लेना, आगे मैनेजमेंट कंट्रोल्स डील्स विद ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज प्रोसीजर प्लानिंग एंड सो ऑन, वेयर एज एनवायरमेंटल कंट्रोल, डबल अंडरलाइन करो, अरे दोनों का डेफिनेशन आ गया। एनवायरमेंट कंट्रोल्स आर द ऑपरेशनल कंट्रोल्स एडमिनिस्ट्रेड थ्रू कंप्यूटर सेंट्रल कंप्यूटर ऑपरेशन एंड क्लियर है यहाँ पे? ओके सर ये लर्न करना था ना? लर्न नहीं करना था। अब सुनो, लाइफ में एक चीज याद रखना, बीइंग एन ऑडिटर जितने क्वेश्चंस पूछोगे ना, हमारे गुजराती में कहते हैं जेटली पंचायत करशो ने एटलो इम्पोर्टेंस વધશે। अरे जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ना आज के ज़माने में वो ही स्मार्ट में काउंट होता है। तो बीइंग एन ऑडिटर पहला इंप्रेशन मारना है तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछो। हाँ जितनी ज़्यादा पंचायत करोगे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा मैनेजमेंट से, ठीक है। तो सर मैं पंचायत क्या करूँ? अरे मुझे पूछ रहे है ना, यश पूछ रहा है मुझे कि सर मैं पंचायत क्या करूँ? पंचायत कर सकते ना, पंचायत के लिए क्वेश्चंस बहुत सारे है ना। ICAI ने हमें नीचे क्वेश्चंस की एक बड़ी सी चेकलिस्ट दी है, इसमें से 10 से 15 क्वेश्चंस अब जो लगते हैं, कोई भी 8 नहीं 10 ज़्यादा हो जाते, 8 ही लर्न कर लेते ना, तो टोटल 8 क्वेश्चंस कोई भी आप चाहो वो आप लर्न कर लो। एंड जब भी एज एन IAS ऑडिटर जाओ तो ये सारे क्वेश्चन पंचायत करना शुरू कर देना। ए भाई तेरा नाम क्या है? ऐसे बकवास क्वेश्चन रखो। देखो पहला क्वेश्चन क्या करोगे, डज द सिस्टम, अरे ये नीचे मिला कर मैं बुलेट्स में पॉइंट बहुत सारे, उसे नंबरिंग करो है ना। एंड मेरे हिसाब से 5 क्वेश्चंस भी लर्न कर लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो भी चलेगा। फंडा ये है कि आपको ये सारे पंचायत करने हैं, जितना पंचायत करोगे ऐसा। देखो ऑडिटर्स का काम ही करता है सिर्फ पंचायत करना, और पंचायत के लिए क्या मतलब पंचायत मतलब क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, तो यहाँ पे एक बड़ी सी लिस्ट दी है, तो आप जो चाहो वो क्वेश्चंस वहाँ पे लर्न कर सकते हो है ना। तो वहाँ पे से लिख देना, एक बड़ा साइड है क्वेश्चन टू बी आस्क्ड बाय एन ऑडिटर, क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड बाय एन ऑडिटर। लिखो 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 जल्दी जल्दी फास्ट।
क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड बाय एन ऑडिटर। ठीक है, अब पहले 5 क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या पूछोगे, डज द सिस्टम प्रोसेस अकॉर्डिंग टू गैप, व्हाट इज गैप, पढ़ो उसमें, है ना। ओके, नंबर 2, डज इट मीन्स द नीड फॉर रिपोर्टिंग विद द रेगुलेटरी एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये 2। तीसरा क्वेश्चन पूछोगे, विद द एडिक्वेट यूजर रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट थ्रू तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन है बीइंग एन ऑडिटर जो आपको पूछने पड़ सकते हैं। तो सर ये लर्न करने के मेरे हिसाब से एग्जाम पॉइंट से सिर्फ 5 क्वेश्चन लर्न कर लेना। अच्छा सुनो, मैं अभी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, देखो आरबीएससी हम लोग पढ़ के कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ वो बीइंग एन ऑडिटर आपका रोल क्या है, तो हाउ विल यू परफॉर्म ऑडिट ऑफ ईआरपी सिस्टम कंट्रोल। तो ईआरपी सिस्टम कंट्रोल पे 2 कैटेगरीज है, एक तो जीसी है और एक एसी है। जीसी के और 2 कैटेगरीज है, एक तो मैनेजमेंट रिलेटेड एंड नंबर 2 एनवायरमेंटल रिलेटेड। ठीक है, तो उसका मीनिंग यहाँ पे दिया है एंड इसके बाद एक बड़ी सी चेकलिस्ट दी है जो बीइंग एन ऑडिटर आपको ये सारे क्वेश्चंस पूछने हैं। डन 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 डन, ओके चलो। तो सब बीइंग एन ऑडिटर मैंने प्रोसीजर क्या करना है, तो वो प्रोसीजर अब आ रही है ना। अब ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये लर्न करना, ये रट्टा मारना है, कुछ भी हो जाए दुनिया इधर के उधर जो है, आधी रात में भी पूछूं तो ये क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। चलो देखिए, ऑडिटिंग एस्पेक्ट इन केस ऑफ एनी ईआरपी सिस्टम कैन बी समराइज्ड एज अंडर। मिला क्या तुम्हें? यस मिला। उसमें 2 बड़े बड़े हेडिंग्स है। पूरे ऑडिट प्रोसीजर को, पूरे ईआरपी ऑडिट प्रोसीजर को 2 कैटेगरी में डिवाइड करो। पहला ऑडिटिंग ऑफ डेटा, बीइंग एन ऑडिटर डेटा तो सबसे पहले वेरीफाई होना ही चाहिए, तो ऑडिटिंग ऑफ डेटा। नंबर 2 ऑडिटिंग ऑफ प्रोसेसेस। मिला तुम्हें? यस, तो बीइंग एन ऑडिटर प्रोसेसेस भी वेरीफाई करने पड़ेंगे। डन, यस, चलो गुड, वेरी गुड। चलो इनके 2 मिनट और, है ना। हाँ, सो ऑडिटिंग ऑफ डेटा में क्या चेक करोगे, नंबर 1 फिजिकल सेफ्टी एंड नंबर 2 एक्सेस कंट्रोल। एंश्योर फिजिकल कंट्रोल ओवर डेटा इज मेंटेन्ड, है ना। तो बीइंग एन ऑडिटर आपको ये चेक करना है कि जो डेटा है, जो रिकॉर्ड होता है, उसके ऊपर फिजिकल कंट्रोल है या नहीं है, नंबर 1 एंड नंबर 2 एंश्योर एक्सेस टू सिस्टम इज गिवन ऑन नीड टू नो एंड नीड टू डू बेसिस। तो ये 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको डेटा रिलेटेड एज एन ऑडिटर वेरीफाई करने हैं, 2, है ना। सेकेंड एस्पेक्ट ऑडिटिंग ऑफ प्रोसेसेस, तो उसमें 2 प्रोसेस है, एक तो फंक्शनल ऑडिट एंड नंबर 2 इनपुट वैलिडेशन। मिला तुम्हें? चलो ओके, हाँ बस हो ही गया। देखो फंक्शनल ऑडिट, दिस इंक्लूड टेस्टिंग ऑफ डिफरेंट फंक्शंस फीचर्स इन द सिस्टम एंड टेस्टिंग ऑफ द ओवरऑल प्रोसेस और पार्ट ऑफ प्रोसेस इन द सिस्टम एंड इट्स कंपैरिजन विद एक्चुअल प्रोसेस। डन, ओके, यहाँ पे ब्रैकेट करना। इसी के पैरा में लास्ट सेकंड लाइन, इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट ऑल द एस्पेक्ट प्रेजेंट इन द एक्चुअल प्रोसेस मे नॉट बी इंटीग्रेटेड इन द ईआरपी सिस्टम, देयर मे बी सम मैनुअल इंटरवेंशन। अब सुनो, फंक्शनल ऑडिट में एग्जैक्टली करना क्या है, फंक्शनल ऑडिट में आपको ये चेक करना है कि जितने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रोसीजर से, वो सारे प्रोसीजर आपकी ईआरपी में आए हैं या नहीं है। हो सकता है वहाँ पे यूजुअली क्या है ना, ईआरपी ये ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटेड मतलब फुल्ली ऑटोमेटेड है, तो यूजुअली इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। तो आपको यही चेक करना है बीइंग एन ऑडिटर कि यहाँ पे कहीं ह्यूमन इंटरवेंशन है या नहीं है। अगर वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन हो रहा है तो वहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बीइंग एन ऑडिटर ये चेक कर लो कि फंक्शनल एस्पेक्ट में ह्यूमन इंटरवेंशन है या नहीं है। लास्ट वन, yes, input validation, this stands for checking of rules for input of data into the system, bracket complete, है ना। सुनो, यूजुअली कोई भी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, तो मेक श्योर कि वो प्रोसीजर वहाँ पे फॉलो होना चाहिए। डेटा उसी तरीके से इनपुट होना चाहिए जैसे मैनेजमेंट ने डिफाइन किया है। अगर वो उस तरीके से नहीं हो रहा है तो आपको उसके ऊपर मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग करना है। ठीक है, क्लियर है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है विद रिगार्ड टू ईआरपी। बीइंग एन ऑडिटर आपसे एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछते हैं। फ्रिक्वेंटली मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत जो नहीं। सर आप एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं कि ये पूछते या नहीं पूछते? नहीं, मैं जब पेपर ड्राफ्ट करता तो ये 101% ये एग्जाम क्वेश्चन ही होता है। अब वहाँ पे नहीं पूछते तो मेरा इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। तो फंडा इतना ही है कि बीइंग एन आईएएस ऑडिटर आपको ईआरपी ऑडिट जब परफॉर्म करोगे तो सबसे पहले डेटा को वेरीफाई करोगे और उसके बाद उसके प्रोसेसेस वेरीफाई करोगे। ठीक है, तो आज का ये प्यारा सा शॉर्ट सेशन मैं यहीं कंप्लीट कर रहा हूँ एंड इसके बाद आगे हम जब मिलेंगे तो आगे के कॉन्सेप्ट और कवर करेंगे। ठीक है, सायनारा एंड हैव अ ग्रेट डे एंड टाटा। एंड कुछ क्वेरीज हो तो डेफिनेटली पिंग कर देना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।